Hey beautiful people, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस स्पेशलाइजेशन की एमसीक्यू रिवीजन क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोशल चेंज। क्या नाम है? सोशल चेंज। और सोशल चेंज में जो मेन तीन सब टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन एंड उसके बाद आता है मॉडर्नाइजेशन। ये बेसिकली जो तीन कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये आप लोगों के सोशल चेंज में दिए हुए हैं और इन्हीं के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं मैं जो भी एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं 20 25 30, ये सारे के सारे एमसीक्यूज मैंने अपनी बुक में से उठाए गए हैं, क्योंकि इस बुक में मैंने 3500 टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो हैं वो डाले हैं स्पेशलाइजेशन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी एमसीक्यूज करवा रहा हूं इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग डायरेक्टली ये बुक बाय कर सकते हैं और इस बुक में आप लोग 100+ पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसमें आप लोगों का फीमेल सुपरवाइजर के लिए स्पेशलाइजेशन का सारा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? अब ये बुक जो है वो मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट में जाना, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको करना क्या, आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है बुक। जैसे आप बुक लिखोगे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। इस बुक का एक्चुअल जो प्राइस है वो 447 है, लेकिन हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 299 में, और प्लस 70 रुपीज शिपिंग चार्जेस है। मतलब टोटल जो है वो आपको 369 पे करना है, और ये बुक हम बाई पोस्ट आपके घर में कुरियर कर देंगे। क्लियर है? तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक बुक नहीं मंगवाई है, जिन्होंने नहीं ली, वो इस नंबर पे मैसेज करें 7006332724 पे, आपको ऑनलाइन जो है वो बुक हम कुरियर कर देंगे। बाकी आप एक काम करिए, अगर आपके नियर बाय कोई शॉप है तो आप नियर बाय शॉप से भी बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये बुक अब ऑनलाइन अवेलेबल है, बाय कर लीजिए। टाइम कम है तो जितनी जल्दी होता है इसको ऑर्डर करिए, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड बुक्स अवेलेबल है, उसके बाद ये बुक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मैंने आपको बोला, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? हम लोग बात करने वाले हैं सोशल चेंज के बारे में। अब सोशल चेंज का मतलब क्या होता है? देखो, एमसीक्यूज जो है वो तो होते रहेंगे, वो तो हजारों में आप लोग करो, लेकिन एमसीक्यूज का अगर बेस आपको मालूम नहीं है, टॉपिक का बेस आपको मालूम नहीं है, तो फिर दिक्कत होता है। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता और अपना थोड़ा लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, अगर सपोज आपने वो एमसीक्यूज नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं टॉपिक जिसका नाम है सोशल चेंज। अब सोशल चेंज क्या होता है? सोशल का मतलब मैंने आपको बताया था, इट्स अ सिनोनिम ऑफ सोसाइटी। जब भी आपको कभी सोशल दिखे तो बात समझ लेना कि बात किसकी हो रही है, बात सोसाइटी की हो रही है। मतलब सोसाइटी में जो वक्त के साथ आपको चेंजेस देखने को मिली, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि सोशल चेंज में सबसे पहली जो चीज दी है वो क्या है? वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या आया? फिर उसके बाद आया ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या आया? ग्लोबलाइजेशन के बाद आया मॉडर्नाइजेशन। अब देखो इसमें कैसे कैसे चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिले। सबसे पहले क्या था? जब हम अगर हम बात करें, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ सोसाइटी में आपको पढ़ाया था, सबसे पहले लोग जो थे वो मतलब हंटिंग वंटिंग करते थे जो भी थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो पास्चर वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, पशुओं को पालना शुरू करा उन्होंने। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर आया, फिर उसके बाद प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल, इस तरह से टाइप हमने पढ़ी सोसाइटी में। राइट, अब मेनली इस पर्टिकुलर सोशल चेंज वाले टॉपिक में तीन ही मेन कंसेप्ट दिए हुए हैं, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। कहने का मतलब ये कि सोसाइटी में चेंजेस जो आई वो किस तरह से स्टार्ट हुआ। देखो सबसे पहले तो क्या था? एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज थी। आज भी इवन इंडिया में अगर आप देखो तो 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन देखो पहले क्या था? पहले तो पूरी 100% एग्रीकल्चर पे थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ लोगों ने क्या करा, मतलब फिर थोड़ा सा मूव ऑन करना शुरू कर दिया। कहते फैमिली मेंबर सपोज करो 10 है तो 10 में से 8 लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, 2 बंदे जो है वो कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से चीजों का बढ़ना शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ क्या हुआ? फिर चेंजेस आना थोड़ा 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 शुरू हो गया। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ? देखो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, प्रोडक्शन सिस्टम बढ़ा। अब जब प्रोडक्शन सिस्टम बना, सपोज करो मेरे हमारे इंडिया में इस चीज को लेके बड़ी प्रोडक्शन हो रही है, तो अब
एक ऐसी चीज, रहते तो सारे ह्यूमन बीइंग है, एनर्जी सेम यूज करते हैं, तो फिर क्या हुआ कि हमारे जहां पे जिस चीज की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, फिर उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, मतलब एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। बाहर अगर कोई चीज बहुत बल्क में है तो उनको हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे आप लोग पेट्रोल वगैरह देखते हो, ठीक है, बाहर से हम लोग यहाँ मंगवा रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इंडिया से बाहर जा रही हैं। तो अब फिर क्या, देखो पहले क्या होता था, बिल्कुल अपने ही नेशन के अंदर ट्रेड वेड जो था, मतलब बिजनेस जो था वो होता था। लेकिन जब ट्रेड जो था वो, मतलब बाउंड्रीज जो थी नेशंस की, कंट्रीज की बाउंड्रीज जो थी, जब वो ओपन हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ इंट्रा कंट्रीज, मतलब इंटर कंट्रीज में, ठीक है, एक दूसरी कंट्रीज में, तो फिर क्या हुआ, फिर स्टार्ट, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब ग्लोब का पता, मतलब पता है ना, पूरी अर्थ को डिनोट किया जाता है, ठीक है, पूरे अर्थ को बोला जाता है ग्लोब। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, जो व्यापार है वो इंटरनेशनल लेवल पे होने लगा, और उस चीज फिर उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखो किस तरह से एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कारखाने पे काम करना शुरू हुआ। अब जब कारखाने में काम शुरू हुआ तो प्रोडक्शन हुई, तो फिर वो प्रोडक्शन जो थी वो फिर उठ के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई। ठीक है, अब जब इंडिया का व्यापार बाहर हो रहा है, यहां से लोग बाहर जा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पहनावे को, कल्चर को, चीज़ों को देखते हैं कि वो किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, किस तरह से पी रहे हैं, तो फिर लोगों ने बाहर के लोगों को, जब उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने नकल करना शुरू कर दिया, उनके जैसी चीज़ों को करना शुरू कर दिया, या उन्होंने वैसी सोच को अपनाना शुरू कर दिया कि यार बाहर के लोग जो गोरे हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से चीज़ों को करते हैं, या इस तरह से, मतलब फिर नकल करना जब शुरू कर दिया बाहर का, तो उसी चीज़ को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। क्या बोलते हैं उसी को, मॉडर्नाइजेशन। तो ये सारे का सारा कंसेप्ट जो है ये आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिया हुआ है, जो मैंने अपने पेड कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। अब मैंने ये कंसेप्ट इसलिए आपको एक्सप्लेन करा बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, सो दैट कि आपको एक बार रिकैप हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। देखो पहला जो एमसीक्यूज है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द यूनिवर्सलिटी ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये नीचे जितने भी इन्होंने लिखा है, नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें से बताइए किस स्टेटमेंट ने बेस्ट डिस्क्राइब करा है किस चीज को, कि सोशल चेंज जो है वो यूनिवर्सलिटी है, मतलब हर जगह आपको देखने को मिले। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर जगह पे देखने को मिले। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सोशल चेंज जो है वो क्या है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। क्या है, सोशल चेंज एक यूनिवर्सल फिनोमेना। सोशल चेंज का मतलब सोसाइटी में चेंजेस आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आई है भाई, एक इंसान दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा ना, वो वक्त के साथ बदलेगा। ठीक है, चीजों को लेके या चीजों को लेके, मतलब एडवांसमेंट देखो हर चीज में निकल रही है। तो दैट्स व्हाई ये जो सोशल चेंज है ये क्या है, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है जो हर एक सोसाइटी में होता है वर्ल्ड वाइड, चाहे इंसान कहीं पे भी रहता हो। ठीक है, समझ आई। तो ये एक बेस्ट डेफिनेशन है सोशल चेंज की एज अ यूनिवर्सलिटी ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी कभी आप मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये बुक रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को बेशक सोशल चेंज के बारे में पता होगा, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, बहुत ईजी होता है, लेकिन क्वेश्चंस को इस तरह से बताया जाता है, पूछा जाता है कि बच्चे को समझ नहीं आती, उसको लगता है मैंने ये पढ़ा ही नहीं। देखो अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं है, है कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस इस तरह से बना दिया है कि सामने वाला देख के डर जाए कि यार ये क्या है, समझ गए। और बहुत सारे लोगों को तो क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो बुक हमने लॉन्च करी है इसको पढ़ो, क्योंकि ये बुक जो है वो आपके माइंड जो है वो ओपन करेगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने इसमें वही क्वेश्चन डाले जो रिलेवेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है पूछा गया कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि ये जो कंटिन्यूटी है सोशल चेंज में, ये क्या है। कंटिन्यूटी मतलब ये जो लगातार सोसाइटी में जो चेंजेस हो रही हैं ये क्या है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कि सोशल चेंज जो है वो कंटिन्यूसली हर एक प्लेसेस में हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट एंड क्वांटम ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, कहने का मतलब ये कि कौन से फैक्टर हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज के रेट, और रेट होता मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। ठीक है, और मूवमेंट कितना है, क्वांटम को बोलता है। ठीक है, वो किस रेट से या किस क्वांटम से, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब जो प्रभाव डालते हैं सोशल चेंज के रेट एंड क्वांटम को। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि सोसाइटी में जो भी चेंज होता है वो किसी एक, देखो ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस लाते हैं, लेकिन अब सोसाइटी में किस तेजी से
सोसाइटी में चेंज आएगा वो तभी होता है जब एक लगातार हर एक फैक्टर में चेंजेस देखने को मिले, जैसे बायोलॉजिकल बंदे के खुद में, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे के फैक्टर्स जो हैं ये मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, सोशल चेंज के रेट और क्वांटम को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्राइटेरिया फॉर कंसीडरिंग अ चेंज एज सोशल चेंज। कहने का मतलब ये कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसके तहत अगर कोई चेंज होता है तो उसे हम सोशल चेंज बोलते हैं, उसको सोशल चेंज कंसीडर करते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज द चेंज अफेक्ट अ लार्ज पॉपुलेशन। कहना है मतलब ये कि एक ऐसा चेंज जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसी चीज को हम बोलते हैं सोशल चेंज, ठीक है। उसी चीज को क्या बोलते हैं, सोशल चेंज। अब थोड़ी बहुत ही चेंजेस जो है वो पर्टिकुलर किसी घर में या एक दो घर में हो रही है तो उसे हम सोशल चेंज नहीं कहेंगे। सोशल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ यार, कोरोना के बाद आप लोगों ने देखा कितनी सारी चेंजेस हुई, हुआ कि नहीं हुआ। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में किस लेवल पे चेंजेस हुआ है, लोगों ने मतलब लाइफस्टाइल लगा लो, खान पीन लगा लो, या किसी भी चीज को, तो उस चेंज को हम लोग बोल सकते हैं सोशल चेंज। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। कहना है मतलब ये कि ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, इस इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल की जगह ऑल ऑफ द अबव लिखा होता तो ऑल ऑफ द अबव होता। क्लियर है। तो वही चीज लिखिए, सोशल जो चेंजेस हैं, सोसाइटी में जो चेंजेस हैं, वो उसका कॉज अगर हम बात करें तो मतलब बाहर की पावर्स, अंदर की पावर्स, ठीक है, वो सब चीजों को मिला मिलू के सभी फैक्टर्स को इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स बोल दो या फोर्सेस बोल दो, इन सबको मिला के ही क्या होता है सोशल चेंज जो है होता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच फैक्टर इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट पावरफुल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। भाई बताइए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोस्ट पावरफुल फैक्टर है सोशल चेंज का, ठीक है, जैसे जो मोस्ट पावरफुल फैक्टर जो है वो डिस्क्राइब करता है सोशल चेंज का। तो इसका जो आंसर है दैट इज एजुकेशन। गुड। देखो एजुकेशन एक ऐसा ऐसा फैक्टर है जो एक बहुत पावरफुल फैक्टर माना जाता है सोशल चेंज में। कैसे, देखो जब इंसान जो है वो पढ़ता है लिखता है, ठीक है, पढ़ता लिखता है, तो पढ़ने लिखने से सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, आप लॉजिकली रैशनली चीजों को सोचना शुरू कर देते हो। ऐसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है किसी अनपढ़ इंसान को समझाना। क्यों? क्योंकि अनपढ़ इंसान को चार बातें किसी ने बताई होती है आधी अधूरी, और उसको लगता है जिंदगी में वही सारी की सारी, मतलब वही जो चीजें हैं लाइफ में इंपॉर्टेंट है और वही चीजें सच है, ठीक है। लेकिन एक जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, वो सुनता सबका है। अब सुनने के बाद वो चीजों को रैशनली देखता है कि क्या चीज एक्चुअल में मैटर करती है, क्या चीज एक्चुअली मैटर नहीं करती। तो दैट्स व्हाई सोसाइटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज एजुकेशन फैक्टर, जिसकी वजह से सोशल चेंजेस जो है आपको बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच फैक्टर प्ले अ वाइटल रोल इन सोशल चेंज ड्यू टू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन पॉपुलेशन। कहना है मतलब ये कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बहुत वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्रूशियल रोल प्ले करता है सोशल चेंज में, ठीक है, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, जिस मतलब ड्यू टू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन पॉपुलेशन। मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव पड़ना, मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है और जिसकी वजह से आप लोगों को सोशल चेंज वो देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डेमोग्राफिक फैक्टर, ठीक है। क्या है डेमोग्राफिक फैक्टर? अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। बात करें अगर हम पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है लोगों का, ठीक है, ठीक है। अब डेमोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो डेमोग्राफी वर्ड का क्या मतलब होता है, डेमोग्राफी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब ये कि जब आपको पर्टिकुलरली जोर दिया जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इंसानों पे बहुत ज्यादा प्रभाव होने के कारण सोशल चेंज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, डेमोग्राफिक फैक्टर, ठीक है। तो डेमोग्राफिक फैक्टर मतलब चेंजेस अगर आप देखते हो, डेमोग्राफी का मैंने बताया ना साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर आप लोग पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा चेंज देखते हो, या मतलब कोई एक ऐसी चीज है पॉपुलेशन में जो बहुत बड़े लेवल पे की जा रही है, कम की जा रही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो क्या आता है, उसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस होती है। मैंने आपको लास्ट में बताया ना, एक ऐसा चेंज जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को चेंज मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है, उसी की वजह से सोशल चेंज आता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पॉपुलेशन, ठीक है, कि एक ऐसा फैक्टर जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है और जिसकी वजह से सोशल चेंज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डेमोग्राफिक फैक्टर। समझ आई? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच फैक्टर ब्रेक रीजनल बैरियर एंड फैसिलिटेट इंटर कल्चरल इम्पैक्ट। कहने का मतलब ये कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने रीजनल क्या मतलब होता है, रीजन मतलब जैसे हम लोगों का अपना जम्मू रीजन हो गया, ठीक है, ये सांबा रीजन हो गया, इसको बोलते हैं रीजन, अपने एक जगह के पार्ट को हिस्से को बोलते हैं रीजन, ठीक है।
कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने रीजनल वेरियर को, वेरियर होता है रुकावटें, उसको तोड़ा और इंटरकल्चरल इंपैक्ट जो है वो डाला? कौन सा ऐसा फैक्टर था? इसका जो आंसर है दैट इज टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक फैक्टर। क्या आंसर है? टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक फैक्टर। देखो अगर हम बात करें कल्चर की, देखो कल्चर जो है वो हम हर एक इंसान जो है ना वो पुराने जमाने में अपने कल्चर के साथ बड़ा ऐसे ऐसे चिपका हुआ था फेविकोल की तरह, ठीक है। अब उनको लगता था कल्चर में ही सारी नॉलेज है, कल्चर ही एक ऐसी चीज है जो हमें अच्छा रास्ता दिखाती है, ये वो जो भी है। लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, लोग क्या हुआ, लोगों को चीजों को नजरिया बदला, लोगों ने काम करना शुरू करा। अब इससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से या साइंटिफिक प्रैक्टिस की वजह से क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर्स के लोग थे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। अब जब कांटेक्ट में आए तो ऑब्वियस सी बात है फिर मिक्सअप होना शुरू हो गए, ठीक है। जब मिक्सअप होना शुरू हो गए तो इसी की वजह से ये जो मतलब होता है ना पर्टिकुलर एरिया के लोग, जैसे डोगरा रीजन हो गया, अलग अलग रीजन के लोग और अलग अलग रीजन के जो लोग हैं उनका अलग अलग कल्चर है, और जब वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एक दूसरे के साथ मिले ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या साइंटिफिक फैक्टर्स की वजह से, तो फिर एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ, इंटर कल्चरल इम्पैक्ट जो था उनके ऊपर पड़ना लगा। मतलब जो इतना ज्यादा जो कनेक्टेड थे अपने कल्चर के साथ, फिर वो डिफ्यूजन होना शुरू हो गया एक दूसरे के कल्चर के साथ। समझ आई? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच फैक्टर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस सोशल चेंज थ्रू पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक आइडियाज। कहने का मतलब ये, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सोशल चेंज पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, कैसे? थ्रू पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक आइडियाज, ठीक है। इसका जो आंसर है दैट इज आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। आइडियोलॉजिकल मतलब एक आइडिया, ठीक है। अब कहने का मतलब ये कि आइडियोलॉजिकल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है मतलब जिसके बेसिस पे, अगर आप पॉलिटिक्स देखते हो, ठीक है, अगर हम बात करें पॉलिटिकल, यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम पॉलिटिक्स देखते हैं, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक एक पार्टी का आइडिया तो है कि भाई ये हमारे आइडियाज है, अगर हम आएंगे तो हम इस तरह की चेंजेस जो है वो लाएंगे, आपको नौकरियां देंगे, आपको ये करेंगे, आपको फ्री राशन देंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, ये क्या है? ये आइडिया है, ठीक है। उसके बाद फिलोसफिकल, फिलोसफी भी तो इसी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक आइडिया, साइंटिफिक आइडिया मतलब हम ये बनाएंगे, इसको इतना एडवांस करेंगे, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, किस फैक्टर्स के अंदर आती है? ये आती है आपके आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। समझ आई? अब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं एग्जाम में आप लोगों के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द होल सोशल ऑर्डर व्हेन इट चेंजेस, ठीक है। कहना मतलब ये कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस के लिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कॉरस्पॉन्डेंट, मतलब एक तो चीज सोशल चेंज है ही है, एक उसके अलावा, ठीक है, मतलब उसके पैरेलल जो चेंजेस होती हैं, ठीक है, हो इन द होल सोशल ऑर्डर, मतलब सोसाइटी में अगर आप देखो, सोशल ऑर्डर में अगर आप चेंजेस देखो, मतलब सोसाइटी में ऑब्वियसली बात है क्या है, सोशल ऑर्डर जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी अच्छे से वर्क कर रही है, अच्छे से चल रही है। अब ऐसा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है भाई जिसकी वजह से आप लोगों को होल सोशल ऑर्डर में कॉरस्पॉन्डेंट चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कल्चरल फैक्टर। क्या आंसर है? कल्चरल फैक्टर। अब यहां पे क्या लिखा है कि any changes in the cultural orders is accompanied by corresponding changes in the whole social order। कहने का मतलब ये कि जब कभी किसी कल्चर में चेंजेस आता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे के पूरा जो एक पूरा ऑर्डर बना होता है सोसाइटी में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गांव में, आप लोगों, सिटी में तो वैसा होता नहीं है, गांव में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो मोहल्ला होता है उसका अपने एक कल्चर होता है, ठीक है। लेकिन जब वो मोहल्ले के लोग 4 5 10 12 जो यूथ है वो अलग जगह के लोगों के साथ टाइप मिलते हैं या बातचीत होती है, तो एक मतलब कल्चर्स का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे सोसाइटी का जो ऑर्डर, मतलब एक जो पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है एक ऑर्डर, उसमें ऑब्वियस सी बात है चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए कल्चरल फैक्टर जो है वो मतलब स्टेट करता है कि कोई भी कल्चर ऑर्डर में अगर कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से एक सोशल ऑर्डर में भी आपको चेंज देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लाइंड इमिटेशन। ब्लाइंड का मतलब होता है आंखें बंद करके, इमिटेशन होता है नकल करना, ठीक है, ऑफ सोशल वेज एंड वैल्यूज प्रिवेलिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज कॉल्ड। मतलब कहने का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम आंखें बंद करके वेस्टर्न सोशल वे, मतलब वेस्टर्न लोग किस तरह से रहते हैं और उनकी वैल्यूज को जब हम मतलब नकल करते हैं उनकी वैल्यूज की, जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज की, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग कर रहे हैं अगर हम उसकी नकल करेंगे वैसे ही सेम करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। क्या बोलते हैं? वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब यही है कि जब ब्लाइंडली हम वेस्टर्न कंट्रीज के सोशल वेज वैल्यूज को फॉलो करते हैं, ठीक है, अडॉप्ट करते हैं, या वेस्टर्न प्रैक्टिस जो जैसा वो कर रहे हैं या उनके जो भी कस्टम है, जब हम उनको फॉलो करते हैं तो वो क्या है, वो किसके अंदर आता है? वेस्टर्नाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वैलेंटाइन डे है ये क्या है? ये उन्हीं की तो नकल है,
समझ आई? अदरवाइज अगर देखा जाए तो उसका मतलब क्या है, इसका इसका कोई बेस या कोई ऐसा देखा जाए कुछ है, मतलब कोई पुरानी कहानी? पुरानी कहानी तो ऑब्वियस ही होगी, वैलेंटाइन, यू नो अबाउट दैट। बट कहना है मतलब ये कि हमारे इंडिया का इसके साथ कोई लेन देन नहीं है, बाहर का जो हमने कॉपी करा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच फैक्टर लीड टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन। देखो, अब लोग जो है वो रूरल से अर्बन की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सिटीज में ग्रोथ हो रही है। अब इस चीज को क्या बोला जाता है, अब कौन सा फैक्टर है यहाँ पे लिखा, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सिटीज जो है उनकी ग्रोथ हो रही है और लोग जो है वो रूरल एरिया से अर्बन सेंटर की तरफ मूवमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन में क्या होता है, लोग जो है वो मूवमेंट करते हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेंटर्स। क्यों करते हैं, जाहिर सी बात है, किसकी वजह से कर रहे हैं, ऑब्वियस जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है उसकी वजह से करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो मेनली अर्बन एरियाज में ही होती है। तो इसीलिए लोग जो है वो मूव करते हैं रूरल टू अर्बन, सो दैट कि वो इन कारखानों में, इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर सके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच डज इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग अबाउट इन टर्म ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी। कहना मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोसाइटी में लाया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखो, पहले एक जमाने में क्या था, सिर्फ आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलता था। अब वो कास्ट सिस्टम किस बेसिस पे था, कास्ट सिस्टम बेसिस था आपके बर्थ के बेसिस पे। आपने जिस घर में पैदा हुए उसी घर की आपको जात चकास जो है उसका ठप्पा लग गया, और उसी कास्ट के साथ जो भी काम जुड़ा हुआ है आपको वही काम करना पड़ता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो था उसका वो देखने को मिला। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेनली किस पे डिपेंड है, मेनली डिपेंड है क्लास सिस्टम के ऊपर। किस पे डिपेंड है, क्लास सिस्टम। अब जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे क्लासेस जो थी वो बनी। कौन कौन सी क्लासेस बनी, यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास बनी, यहाँ पे वर्कर क्लास बनी। समझ आई? अब फिर मतलब जिस बंदे के पास कुछ भी नहीं है वो डाउन लेवल पे, मतलब बिल्कुल लोअर क्लास में, जिसके पास है वो मिडल में, जिसके पास बिल बहुत ज्यादा वो अपर में। तो इसी तरह से फिर सोसाइटी में जो हायरार्की बनी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग, तो उसको बोला गया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उसने क्या लाया अपने साथ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्योंकि इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्या बनता है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों का क्लास सिस्टम जो है वो बनता है। जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा पैसा, वो हायर क्लास, जिसके पास थोड़ा कम वो मिडिल, जिसके पास कुछ भी नहीं वो लोअर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्फ्लुएंस फैमिली एंड जेंडर रोल। कहने का मतलब ये कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस तरह से फैमिली और जेंडर रोल को इन्फ्लुएंस करती है। तो इसका जो आंसर है कि इट अल्टर ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर एंड जेंडर रोल। कहने का मतलब ये कि पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में बड़ी फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, फैमिलीज जो थी, पीपल जो थे, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, फैमिली जो ज्वाइंट थी वो न्यूक्लियर में हो गई। अब उसके बाद पुराने जमाने में क्या होता था, जेंडर रोल्स की अगर हम बात करें, पुराने जमाने में मेनली मेल पर्सन घर बाहर का काम करते थे, फीमेल घर का काम करती थी। अब जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, पीपल स्टार्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। अब जब वो अर्बन में आए तो फिर जाहिर सी बात है न्यूक्लियर फैमिलीज में तो कन्वर्ट हुए, बट लड़के भी पढ़ना शुरू कर दिया, लड़कियों का जो भी रोल था। अब लड़कियों ने कहा भाई तुम बाहर जाके कर रहे हो, हमें भी करना है, ठीक है। तो मतलब रोल भी चेंज हो गए, ठीक है। जो पहले कंसर्न रोल था, एक डिफाइंड रोल था कि भाई लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि फैमिली जो थी वो ज्वाइंट से न्यूक्लियर बन गई, और जेंडर रोल था वो भी उसमें भी चेंजेस आना देखने शुरू हुआ। तो इसका जो है क्या है कि जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर था और जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल थे उस चीज को शिफ्ट किया इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच सोशल मूवमेंट आर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहना है मतलब ये कि कौन सी ऐसी सोशल मूवमेंट है जो एसोसिएटेड है किससे, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की राइजिंग के साथ। तो इसका जो आंसर है दैट इज ट्रेड यूनियन एंड वर्कर राइट्स। कहने का मतलब ये कि देखो, सोशल मूवमेंट की अगर हम बात करें, सोसाइटीज में मूवमेंट जो आई, मतलब कहने का कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जो एसोसिएट थी किससे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अब उसका जो आंसर है दैट इज ट्रेड यूनियन एंड वर्कर्स राइट। देखो, अब जब इंडस्ट्रीज आई तो जाहिर सी बात है फिर ट्रेड होना शुरू हुआ। अब जब ट्रेड होना शुरू हुआ तो अपनी अपनी यूनियंस बनी, ठीक है। अब उसके बाद जो वहां पे काम करते थे वर्कर्स की भी यूनियन बनी, ठीक है। तो ये दो तरह के मेन जो मुद्दे रहे हैं, मेन मतलब बोलते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट रहा है एक दूसरे के साथ, ऐसे सिस्टम रहा है कि यार हमें ये नहीं मिला या हमें वो नहीं मिला, उसने कहा हम ये काम या वो काम। तो ये दो तरह की चीजें जो थी, ये दो तरह के सोशल मूवमेंट्स थी जो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ स्टार्ट हुई। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोशल हायरार्की एंड क्लास रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट जो है वो देखने को मिले सोशल हायरार्की और क्लास रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन।
देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली प्योरली डिपेंड्स ऑन किस सिस्टम पे डिपेंड है, इकोनॉमिक सिस्टम पे। अब इकोनॉमिक सिस्टम की जब हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है क्लास सिस्टम। ठीक है, क्या आता है, क्लास सिस्टम। और क्लास सिस्टम जहां आपको देखने को मिलेगा वहां पे आपको आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। समझ आई? ठीक है, तो मेनली क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? क्योंकि पहले जो लोग थे जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे और एक ही उनका प्लेटफॉर्म था, एक ही चीज से उनका सिस्टम जो था वो चलता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक लेवल पे, पैसे के लेवल पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिला सोसाइटी में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट डज इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस तरह से रेवोल्यूशनाइज करा। रेवोल्यूशनाइज का मतलब होता है चेंजेस लाना बहुत बड़े पैमाने पे। किसमें? ये प्रोडक्शन, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब ये प्रोडक्शन, प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस तरह की रेवोल्यूशन जो था, चेंज जो था, क्रांति जो थी वो लाई। तो इसका जो आंसर है दैट इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ठीक है, अब देखो भाई, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से, मशीनरी की वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मेन जो असेंस है, मेन जो आत्मा है, मेन जो बेस है वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी तो है। ठीक है, मशीनों की वजह, मतलब पहले लोग घर काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जब मशीनें आई तो इंडस्ट्रीज पैदा हुई। जब इंडस्ट्रीज पैदा हुई तो फिर इंडस्ट्रीज जैसे ही आई तो इंडस्ट्री में जब मशीनें लगी तो मशीनों से फिर प्रोडक्शन जो था वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहाँ माल पहुँचाना, वो भी बहुत तेजी से बढ़ा। और उसके बाद कम्युनिकेशन, मतलब अगर मैं यहाँ जम्मू में बैठा हूँ और बंदे जो है वो दिल्ली में, देहरादून में, हरियाणा में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है तो वो मतलब हमारे जेएनके के ही हैं, लेकिन वहाँ भी जो पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन तो हो ही रहा। समझ आई? तो ये सब किसका पार्ट है, ये आप लोगों के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का ही पार्ट है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट कैन इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू इन टर्म ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड फॉर्म ऑफ लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट। कहने का मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस तरह की चीजें जो है वो लाई, किसमें, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड फॉर्म ऑफ लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट में। तो दैट इज कल्चरल चेंजेस। क्या चेंजेस लाई? कल्चर चेंजेस। देखो, पहले क्या था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, ज्वाइंट फैमिलीज थी, अपने अपने एरियाज में थे, जो भी उनके रूल्स थे, जो भी उनके नॉर्म्स थे, वैल्यूज थे, बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने अपने गले के साथ लगाया हुआ था। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, पीपल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। जब अर्बन में आए तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग थे और जिनके अलग अलग तरह के कल्चर्स थे, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करा तो वहां पे उनको लगा, वहां पे चीजें जो थी वो बदल गई। ठीक है, चीजें जब बदल गई तो जाहिर सी बात है, तो फिर क्या हुआ, यही वो चेंजेस थी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। तो दैट वाज कल्चरल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट डज इंडस्ट्रियलाइजेशन रिप्लेस विद वेज लेबर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। कहने का मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस तरह से, मतलब किसको, मतलब कैसे रिप्लेस करा, किसको, वेज लेबर एंड उसके बाद जो वेल्थ थी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के हाथों में। तो इसका जो आंसर है दैट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या करा, ये जो वेज लेबर थी उसको बढ़ाया। ठीक है, कहने का मतलब ये, पहले लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, ठीक है, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो वो दिहाड़ी वाला सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जब ये दिहाड़ी सिस्टम, मतलब जो भी कारखानों में मजदूर चाहिए तो काम कर रहा है, डेली बेसिस पे जितना काम करेंगे उतना पैसा देंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का दिहाड़ी रोजगार स्टार्ट हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वेल्थ का जो मेन, मतलब वेल्थ जो थी वो मेन किसके हाथों में आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर के हाथों में। ठीक है, तो वही चीज है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किस चीज को रिप्लेस करा, विद वेज लेबर। मतलब ये वेज लेबर, मतलब जो उन्होंने दिहाड़ी देना शुरू करा, ये किस चीज के साथ उन्होंने रिप्लेस करा भाई, इसको उन्होंने रिप्लेस करा एग्रीकल्चर के साथ। जो लोग पहले एग्रीकल्चर पे काम करते थे, धान वगैरह उगाते थे, 6 महीने बाद उसको बेच के खाते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, फिर उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इन्होंने चेंज कर दिया दिहाड़ी सिस्टम के साथ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द शिफ्ट फ्रॉम एन एग्रीरियन एंड रूरल इकोनॉमी टू वन बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड अर्बनाइजेशन कॉल्ड। कहने का मतलब ये कि उसको क्या बोलते हैं, जो एक, मतलब जब जब शिफ्ट होता है एग्रीरियन या रूरल इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग एंड अर्बनाइजेशन का, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या आंसर है इसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, सो गाइस यहाँ तक ही हम आज करेंगे, एंड मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैंने कराया आपको मजा आया होगा। आप इसे करिए एंड बुक को जल्दी से बाय करिए, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास वो बुक जो है जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप अच्छे से उस बुक को पढ़ें, आराम से सारी चीज़ें जो है वो करें, सो दैट कि आपका ये स्पेशलाइजेशन का जो कोई भी पोर्शन जो है वो अच्छा अधूरा रहे ना। ठीक है, बाकी किस तरह के लेक्चर्स आपको लग रहे हैं, एक्सप्रेशन कैसी लग रही है और आपको किस तरह का मजा आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।